So दोस्तों, welcome to the very first video of Loki. In this video, we will cover the legal current affair for the month of October, and we'll continue this series for further months. Okay, so while taking this lecture, अपने पास notebook और pen जरूर रख लेना so that you can mark important points from this video. और सब कुछ important रहेगा वैसे तो सब कुछ important है, थोड़ा थोड़ा बीच में से कुछ important pointers होंगे, उन्हें लिख लेना. एंड मेक नोट वेल एंड इन शॉर्ट. जो नोट्स होंगे आपके उनको बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ में बनाना है, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे होंगे ना, उस टाइम पे आपको इजी रहे समझने में. उस समय ज्यादा बड़ा बड़ा ना लिखा हो आपने, शॉर्ट में बनाना है. और अगर कोई पुरानी कॉपी में लिखने की कोशिश कर रहा है तो मत लिखो, जिसमें 5 पन्ने बचे हैं, 6 पन्ने बचे हैं, मत लिखना उसी कॉपी में, वेस्ट है वो. कोई साफ सुथरी सी कॉपी बना लेना करंट अफेयर्स की, लीगल करंट अफेयर्स के लिए अलग बना लेना और बाकियों के लिए अलग बना लेना. ठीक है, हेल्प कर जाएगा आपके ये काम बहुत ज्यादा. नुस्खा है ये एक तरह का. तो पहली न्यूज की तरफ देख लेते क्या था. सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीम constitutional proceeding, constitution bench proceeding. So very first time India's apex court live streamed the 3 separate constitutional bench proceedings simultaneously in YouTube and more than 8 lakh people viewed the proceeding. पहली बार ऐसा हुआ है. तो पहली बार कुछ भी होता है तो हमारे पेपर के लिए, स्पेशली DOLB के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वीडियो जो लाइव प्रोसीडिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब पर, जिसे 8 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. 8 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है, इसलिए ये पहली बार हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है. तो जब भी कुछ ऐसा पहली बार होता है ना, तो इंपॉर्टेंट पता है क्या बन जाता है? पुराने जजमेंट्स, उससे रिलेटेड बोले गए पुरानी बातें, है ना. तो एग्जैक्ट 4 years ago CJI Deepak Mishra had delivered a landmark judgment on live telecast of important proceedings in matter of constitutional importance. उन्होंने कहा था सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट. इसको आप ना लिख लेना, मैंने एक्चुअली ये पीपीटी में ऐड नहीं करा, शायद भूल गया हूँ. उन्होंने कहा था सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट. तो कल को अगर आपके पेपर में डायरेक्ट इस तरह की लाइन है कि किस सीजीआई ने ऐसा कहा था कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, किस केस में कहा था, तो आपको पता होना चाहिए स्वप्निल त्रिपाठी जजमेंट में कहा था ये बात. जज का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए स्वप्निल त्रिपाठी जजमेंट में ये बात कही गई थी. 2018 के अंदर पहली बार अपील किया था. लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग वाज अ पार्ट ऑफ राइट टू एक्सेस जस्टिस अंडर आर्टिकल 21. बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस मैटर होते हैं, इनकी लाइव प्रोसीडिंग की जानी चाहिए, ऐसा बोला गया था. तो ये एक ट्रिविया हो गया, उसके साथ का इंपॉर्टेंट जजमेंट हो गई. और ये लाइन जरूर लिख लेना, मैं फिर कह रहा हूँ, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट. क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है इससे. तो अगली न्यूज देखते हैं. कहता है आर वेंकटरमणी अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. आर वेंकटरमणी हमारे राइट साइड वाले, ये है आर वेंकटरमणी, और लेफ्ट साइड वाले जो जाने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल. नए हैं आर वेंकटरमणी, और गए पुराने वाले के वेणुगोपाल. ठीक है, डायरेक्ट नाम बहुत बहुत ही कम आते हैं, ना के बराबर मान लो, कोई चांस नहीं है. ठीक है, पर आ गया तो किस्मत अच्छी है. इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है इसमें से, क्या इंपॉर्टेंट है? हु अपॉइंट्स देम. ये पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, ये वाले पॉइंट्स जो लिखे हैं ना, ये कौन अपॉइंट करता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना टेन्योर होता है, क्या उनकी राइट्स होते हैं, क्या उनकी ड्यूटीज होती हैं, किसके फेवर में होती है ड्यूटीज. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑब्वियसली, है ना. क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या स्पेशल राइट्स हैं. जब इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो राइट्स भी मिलेंगे कुछ. तो क्या क्या राइट्स हैं, ये सब आपको लक्ष्मीकांत से अगर कवर कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत से जरूर कवर करना, वरना यूट्यूब से भी कई बच्चे पढ़ रहे होते हैं इंडियन पॉलिटी, उधर से देख लेना, वरना आपकी सिंगल या यूनिवर्सल जिसमें से भी देख रहे हो, अटॉर्नी जनरल का जब भी आएगा आपका चैप्टर, वहां पे ये सारे पॉइंटर्स अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं. ठीक है, एपेक्स कोर्ट ऑर्डर्स ऑन लीगल एबॉर्शन. ठीक है, तो एपेक्स कोर्ट ने लीगल एबॉर्शन पे एक ऑर्डर पास करा है, और बात करिए कि एमटीपी एक्ट है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 डज नॉट अलाउ अबॉर्शन फॉर अनमैरिड प्रेग्नेंट वुमेन बिटवीन 20 to 24 वीक्स आफ्टर कंसेंशुअल सेक्स. जो ये एमटीपी एक्ट हमारा पुराना वाला एक्ट था, ये 1971 का, ये अबॉर्शन अलाउ नहीं करता इवन इफ दे हैड कंसेंशुअल सेक्स, वुमेन को जो कि अनमैरिड है. ठीक है, लेकिन अब इस चीज को ओवरटर्न कर दिया गया है और बोल दिया गया है कि हाँ, देयर अबॉर्शन कैन नॉट बी डिनाइड इवन इफ दे आर अनमैरिड.
ओके, सो ये बोला गया है बाय DY चंद्रचूड़, इनका नाम नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है नाम, ये बोला गया है, ये जो ऑर्डर है ना ये इसी इससे रिलेटेड है कि अब अबॉर्शन करवा सकते हैं। लेटर इट वाज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन अंडर आर्टिकल 14। ये सिंपल सी बात है, मैरिड वुमेन को अगर आप कोई राइट्स दे रहे हैं, एक्स्ट्रा राइट्स दे रहे हैं, और अनमैरिड वुमेन बस, तो डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ ना। तो उनको अधिकार था, इनको अधिकार नहीं है, अब इनको भी अधिकार हो जाएगा, तो अच्छी बात है। साइड में कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। राइट्स अवेलेबल टू मैरिड वीमेन अंडर MTP एक्ट 1971 टू अबॉर्ट ए फोटस विल आल्सो बी अवेलेबल टू अनमैरिड वंस। अच्छा, बहुत ज्यादा क्लियर है ये, थैंक यू। The distinction between married and unmarried women under the abortion law is artificial and constitutionally unsustainable, and okay, and perpetuates and stereotype that only married women are sexually active। तो स्टीरियोटाइप का मतलब हो गया एक बेकार की धारणा समाज में जो बनी रहती है ना कि ऐसा सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है दैट मैरिड वीमेंस आर ओनली, दैट ओनली मैरिड वीमेंस आर सेक्सुअली एक्टिव। तो इन सब के बारे में बात की गई है इस ऑर्डर में, और बोला गया कि अब जो अनमैरिड गर्ल्स हैं या विमेन है, नहीं गर्ल्स हैं, उनका भी अबॉर्शन डिनाई नहीं किया जाएगा बिटवीन 20 to 24 वीक्स। ओके, अगली। यूरोपियन यूनियन पासिस अ सिंगल चार्जर रिफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यूरोपियन यूनियन नाम आ गया, अपने में बहुत बड़ा नाम है, आपके एग्जाम के लिए बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। कौन है इसका सेक्रेटरी जनरल, कौन है, ठीक है, कौन इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, ठीक है, पढ़ लेंगे। और इसके बारे में और क्या क्या पढ़ सकते हैं, कितने कितने मेंबर्स हैं टोटल, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट कहाँ पे है, इनका पार्लियामेंट के ऑफिस कहाँ पे है, इनकी कोर्ट कहाँ पे है। यूरोपियन यूनियन की मेरे ख्याल से जो कोर्ट है उसका नाम था पालाइस देला कोर दे जस्टिस, ठीक है। देख लेना कहाँ पे है, आई थिंक लग्जमबर्ग सिटी में है आई थिंक, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ लेना अच्छे से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं क्या कहती है ये न्यूज। द न्यू यूरोपियन यूनियन लॉ states that all new smartphone, tablet and camera will have a single standard charger from 2024. All mobile phone, tablets and cameras sold in the European Union have to be equipped with a USB Type-C charging port from 2026. The rule will be expanded to include laptops। अच्छा, तो ये सिंपल सी बात है, कहता है जो भी मोबाइल, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स और कैमरास, इन सब के जो चार्जर हैं 2024 तक यूरोपियन यूनियन में सबको टाइप सी कर दिया जाए, सबको टाइप सी कर दिया जाए, जितने भी चार्जर्स हैं इनको टाइप सी में कन्वर्ट कर दिया जाए 2024 तक, और 2026 तक लैपटॉप के। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है ना, सारी बात है ये, क्योंकि ऐसे ही अगर हम पढ़ लेते हैं ना तो हमें याद नहीं रहता, हमें पता होना चाहिए आखिर ऐसा क्यों, ठीक है, थोड़ा सा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि हमारे अभी वर्ल्ड में कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिससे पता चल रहा है जो जितना ज्यादा प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है ना, प्लास्टिक वेस्ट, ये छोटे छोटे आइटम से ज्यादा हो रहा है। जैसे कि चार्जर हो गए, हमारी केबल्स हो गई, हाँ, ईयरफोन्स हो गए, ये जो छोटे छोटे यूज वाले प्लास्टिक के वो होते हैं ना, उनसे होता है। तो इसीलिए ये भी एक मेजर कंसर्न रहा है उनका, इसलिए उन्होंने बोला है कि अगर एक टाइप सी हो जाएगा ना तो और तरह के बनने बंद हो जाएंगे, वेस्ट होते हैं फिर ज्यादा बनते हैं। अब यूएसबी मान लो, जो यूएसबी टाइप होता है, ठीक है, ये तो सी टाइप है, यूएसबी टाइप होता है, बहुत सारे वो भी बनते हैं, कई उनमें से वेस्ट हो जाते हैं। बट अगर टाइप सी होगा तो सब लोग एक एक ही तरह का यूज करेंगे, तो उससे सबसे पहले तो वेस्टेज कम होगी, ठीक है, और बहुत कॉमन हो जाएगा इसका मिलना। फिर दुकानदारों को भी अलग अलग तरीके के नहीं रखने पड़ेंगे, एक कॉमन हो जाएगा टाइप सी चार्जर। और 2026 तक यही चीज लैपटॉप्स के लिए भी बोल दी गई है। और जो टाइप सी चार्जर होता है ना, ये बहुत अच्छा भी माना जाता है, और ये क्या नाम है, आपके जो हैवी चार्जर्स होते हैं उनके साथ सपोर्ट अच्छा करता है, और लॉन्ग लाइफ होती है इसकी काफी। इसलिए मैंने जितना इसके बारे में देखा था मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, बाकी आप इसमें से शॉर्ट नोट्स बना लेंगे इसके, ठीक है। Justice D.Y. Chandrachud is set to become the 50th CJI of India, Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachud। तो जो हमारे पुराने चीफ जस्टिस अब जो जाएंगे उनका नाम है जस्टिस उदय उवेश ललित, ये रहे ऊपर वाले, और नए वाले ये रहे नीचे वाले, ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, बहुत फेमस जज हैं, दोनों ही बहुत फेमस जज हैं। तो इस फुल नेम इज धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, पूरा नाम जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और कौन से नंबर के जज हैं, 50th नंबर के जज हैं। सम लैंडमार्क जजमेंट्स बाय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबरीमाला केस लिख लो, पेपर में 100% आने वाले क्वेश्चन हैं। अब ये जो जितने भी आगे जजमेंट है ना जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के, 100% आने वाले क्वेश्चन हैं, और ये कई पेपरों में आए भी हैं। तो
इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला जो केस था सबरीमाला जजमेंट के ऊपर था। फिर आ जाता है हमारा डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस, नाज फाउंडेशन केस कहते हैं इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये अबॉर्शन राइट्स वाला जो मैंने अभी बताया था। उसके बाद हाडिया केस, हाडिया केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इसका नाम शायद मेरे को याद हो, शफीन जहां करके केस था, इसका पूरा नाम मुझे याद नहीं, बट शफीन जहां केस था ये, ठीक है। और हाडिया केस को लव जिहाद केस भी कहा जाता है, हाडिया केस। एंड बिजॉय इमैनुअल केस फॉर नेशनल एंथम, बिजॉय इमैनुअल केस फॉर नेशनल एंथम इन सिनेमा हॉल्स, ठीक है। तो ये केस ऐसे हैं कि पेपर में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना इन सभी केसेस को। और अगर किसी ने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखे होंगे ना, तो 110% ये केस सारे मिले होंगे, एक भी केस इनमें से नहीं होगा जो छूटा होगा, सारे केस मिले होंगे। तो इन केसों को आप नहीं छोड़ सकते किसी भी कीमत पर। अगला आता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल 2022। तो सबसे पहली बात, इसे समझने के लिए हम एक एक वर्ड समझते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अगर किसी को ना पता हो तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज यार बहुत ज्यादा अगर लेमन भाषा में बताया जाए तो मतलब इस तरह का वो बन जाती है ना, कॉर्पोरेशन बन जाते हैं सोसाइटी, इस तरह के मतलब लोग होते हैं जिनका मतलब सेम ओपिनियन होता है धंधा करने का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे गुजरात में क्या हुआ था, बहुत छोटे छोटे डेयरी फार्म्स वाले थे जो, उन्होंने अमूल बनाया था, ठीक है। उनका एक मोटिव था अपना दूध बेचना है और प्रॉफिट कमाना है, तो सारे के सारे ने सबने मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, ठीक है। अब इसका अपोजिट में आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में अब जो बंदा एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है, ठीक है, दोनों को अब जो एम्प्लॉय होता है, जो एम्प्लॉय होता है उसे क्या मत चाहिए होता है, उसे चाहिए होता है सिर्फ अपनी सैलरी, उसे सैलरी से मतलब होता है। हाँ उसे भी कंपनी की, देखो कंपनी के प्रॉफिट्स का उसको मतलब है, ऐसा नहीं है, बट हाँ उसे ज्यादा मतलब रहता है अपनी सैलरी से। और जो एम्प्लॉयर होगा उसको कंपनी को प्रॉफिट देखने होंगे, सब कुछ देखना होगा, ठीक है। तो वहाँ उनका जो मोटिव है सेम नहीं है, बट हाँ यहाँ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है मेन इसमें मोटिव जो रहता है पैसा कमाने का, सेम मोटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जैसे अमूल, अब मैं इतना एग्जांपल दे रहा हूँ, अमूल याद आ गया, बहुत बढ़िया। अमूल में क्या हुआ था, बहुत सारे वही थे डेयरी फार्म वाले, है ना, उन्होंने एक साथ अमूल खड़ा करा कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कॉर्पोरेशन के साथ काम करा, सबने मिलकर काम करा और बहुत बड़ा नाम बना दिया अमूल को। वैसे ही मल्टी स्टेट होता है, अब अमूल हो गया इंटर स्टेट, मतलब गुजरात के अंदर ही के लोग थे उन्होंने काम करा। मल्टी स्टेट क्या होता है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी सोसाइटी है जिसमें बहुत अलग अलग स्टेट्स के बंदे हो, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर इसके जो एक्ट है इसमें कुछ चेंजेस करे हैं, इसके एक्ट में कुछ, अरे एक सेकंड मैं इसे जरा छोटा कर दूं, हाँ। तो इसके एक्ट में कुछ चेंजेस करे गए हैं, जैसे कि पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड चेंजेस टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, ठीक है। इट इनकॉर्पोरेट्स द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हिच प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंडिया के अंदर, ठीक है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जरूर पढ़ना इस वीडियो के बाद जाके और याद करना है उसमें क्या लिखा है और कौन से आर्टिकल्स में ऐड करा गया था या सब्ट्रैक्ट किया गया था कुछ, जिससे ये वाला अमेंडमेंट जब आया था, ठीक है। और कौन सा पार्ट है मैं आपको बता देता हूँ, चलो पार्ट 9 है, पार्ट 9 में क्या चेंजेस आए थे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेक करना प्रॉपर, और आर्टिकल इससे रिलेटेड कौन सा था वो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐड हुआ था, ठीक है। वैसे आर्टिकल 19 था, ठीक है, अब देख लेना उसके बारे में। अब ज्यादा बता दूंगा तो फिर आप कुछ रिसर्च नहीं करोगे, और अगर आप अपनी तरफ से रिसर्च कर दोगे ना फिर आपको ये दोबारा रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में एक बार देख लेना, ठीक है। द लेजिस्लेशन सीक्स टू बूस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंप्रूव गवर्नेंस इन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी बढ़े, अकाउंटेबिलिटी बढ़े और गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए बेसिकली ये जो चेंजेस करे हैं। तो बिल प्रपोजेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड कोऑपरेटिव अम्बड्समैन। कहते हैं ये जो इलेक्शन अथॉरिटी है और ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये पोस्ट को बना दिया गया है इसीलिए, क्यों, ताकि काम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी और अच्छा काम चले, ठीक है। अभी अम्बड्समैन क्या होता है, अम्बड्समैन कहते हैं ना, अम्बड्समैन कहते हैं उसको लोकपाल को, लोकपाल जो सरकारी जो नेता वगैरह होते हैं इनके ऊपर नजर रखता है कि कोई धांधली तो नहीं कर रहा, करप्शन तो नहीं कर रहा, उस पर नजर रखते हैं ना, वो होते हैं अम्बड्समैन, ठीक है। द कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी विल इंश्योर दैट इलेक्शन इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर कंडक्टेड इन अ फेयर एंड फ्री टाइमली मैनर। वही बात हो गई, ठीक है। तो मल्टी स्टेट अमेंडमेंट बिल 2022 कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है, क्या क्या चेंजेस हैं ये वाला पॉइंट 97th अमेंडमेंट एक्ट, विच पार्ट
एंड विच आर्टिकल, ठीक है, इससे ताल्लुक रखते हैं, आपको पता होना चाहिए, आपके पेपर के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिजाब लो, सुप्रीम कोर्ट डिलीवर स्प्लिट वर्डिक्ट इन कर्नाटका, हिजाब बैन मैटर। हाँ, ये हिजाब बैन मैटर। अब हिजाब मैटर के बारे में, हिजाब केस के बारे में तो अगर किसी को ना ही पता हो तो इसका मतलब वो तो बंदा कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं पढ़ रहा, वो न्यूज़ भी नहीं देख रहा, वो संसार में है ही नहीं, ठीक है। फिर भी बता दूं, कुछ लड़कियां थी कॉलेज की, ठीक है, उनको मन करा एक दिन हिजाब पहन के कॉलेज जाने का, तो उन्होंने कहा कि आज हम कॉलेज जाएंगे। कॉलेज वालों ने कहा नहीं जाओ, नहीं आओगे तुम, ये हिजाब पहन के कॉलेज नहीं आओगे। उन्होंने कहा हम तो आएंगे, उन्होंने कहा नहीं आओगे। ऐसे करके लड़ाई हुई, लड़ाई हाई कोर्ट में गई। तो हाई कोर्ट में इसके बारे में एक, हाई कोर्ट ने बोला कि हिजाब इज नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम। ये हाई कोर्ट ने बोला था, कर्नाटका की हाई कोर्ट ने। इस केस का नाम था रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इंपॉर्टेंट है। और किस डिस्ट्रिक्ट में तो हुआ था, उडुपी डिस्ट्रिक्ट नाम का था। और मेरे ख्याल से 9 लड़कियां थी, जो भी नंबर था, मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ, बट हाँ 9 लड़कियां थी जिन्होंने इसके ऊपर वो डाली थी हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने बोला था कि हिजाब इज नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम, ठीक है। बाद में ये कोर्ट के ये केस अब गया है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्स स्प्लिट वर्डिक्ट इन कर्नाटका हिजाब बैन मैटर। अब ये स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है? स्प्लिट वर्डिक्ट, पहले हम ऊपर की लाइन पढ़ लेते हैं आखिर क्या है, ठीक है, इसी से समझ आ जाएगा आपको। वाइल जस्टिस हेमंत गुप्ता डिसमिस अपील चैलेंजिंग द हाई कोर्ट जजमेंट, जस्टिस सुधांशु ढुलिया हेल्ड दैट देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हिजाब बैन एनीवेयर इन स्कूल्स और कॉलेज इन कर्नाटका। ये है हमारे जस्टिस हेमंत गुप्ता, ये है हमारे जस्टिस धुलिया, सुधांशु धुलिया। तो धुलिया जी का कहना है कि हिजाब पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, अलाउड होना चाहिए स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी, जहां मर्जी वहां पहनो। जस्टिस हेमंत गुप्ता का कहना है कि नहीं, कोई एक डेकोरम होता है और स्कूल के अंदर एक यूनिफॉर्म होती है, वो पहननी चाहिए ताकि सब बच्चे इक्वल लगे, ठीक है। इनका ऐसा कहना है, इनका ऐसा कहना है। तो जब डिविजनल बेंच कहते हैं 2 जजेस की बेंच को, ठीक है, डिविजनल बेंच जो भी होती है, जब इनमें इस तरह का वर्डिक्ट, इनके जो विचार है नहीं मिल रहे, इन्होंने बोला लेफ्ट, इन्होंने बोला राइट, बिल्कुल ही अपोजिट हो गया ना, तो ऐसे में होता है स्प्लिट वर्डिक्ट। स्प्लिट वर्डिक्ट का क्या मतलब है? अब जो ये जो केस है ये जाएगा फर्दर लार्जर बेंच के पास। लार्जर जो भी बेंच होगी वो हमेशा ऑड नंबर में जजेस बैठते हैं, 5, 9, 13 ऐसे करके बैठते हैं, 7 जजेस भी बैठते हैं, ठीक है। तो मतलब ऑड नंबर में बैठती है। जो डिविजनल बेंच 2 जजेस की बेंच को कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 डिविजनल बेंच में ये दोनों जजेस थे, इनके विचार नहीं मिले, स्प्लिट वर्डिक्ट आया। स्प्लिट वर्डिक्ट मतलब अलग अलग वर्डिक्ट आया। अब ये लार्जर बेंच के पास गया है मैटर, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बैन्स 2 फिंगर टेस्ट, सेज इट बेस्ड ऑन पैट्रियार्कल माइंडसेट। ओके, हाँ, तो भाई थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज है, कोई बात नहीं, हम इसे इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ठीक है। सो बेसिकली इन दिस टेस्ट द मेडिकल प्रैक्टिशनर 2 finger test, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर इंसर्ट 2 of his finger in the vaginal part of the victim, of the rape victim we can say, and check the virginity of victim, ठीक है, ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन ये डेट इंपॉर्टेंट है, मई 2013 था। एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट द 2 finger test violates a women's right to privacy and asked the government to provide better medical procedure to confirm sexual assault। यार कोई अच्छे तरीके से बताओ कैसे करना है, ये कोई सही तरीका नहीं है। इवन मैंने पढ़ा था इसके बारे में, तब उसमें कुछ इस तरह की बात लिखी गई थी कि एक सेकंड, इसमें देखो साइड में ये भी लिखा, मैंने एक लाइव लॉ का ऐड कर रखा। 2 finger test is patriarchal person conducting 2 finger test in rape cases will be held of misconduct, and the court has also said that this type of behavior with the victim amounted to dual harassment। मतलब आप एक विक्टिम के साथ, जो विक्टिम ऑलरेडी हरास्ड है, उसके साथ अगेन हरासमेंट कर रहे हो, ये इस तरह का जो है कंडक्ट है, ये बोला गया कोर्ट का। इफ एनी पर्सन कंडक्टिंग दिस टेस्ट विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बोले गए हैं कोर्ट के द्वारा। A bench having Justice D.Y. Chandrachud and Justice Hima Kohli recently made observation while overturning the acquittal of a rape accused in Telangana High Court। इसके साथ आपको पता होना चाहिए एक्विटल का क्या मतलब होता है। एक्विटल का मतलब होता है बाइज्जत भरी। ओवरटर्निंग मतलब कोई जो जजमेंट दे दिया गया था उसे दोबारा चेंज कर देना, ठीक है। तो इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन ओवरटर्न कर दिया था, एक एक्विटल हो गया था, बाइज्जत भरी कर दिया था एक को, रेप एक्यूज को, उस जजमेंट को इन्होंने ओवरटर्न करके ये बात बोली गई है, ठीक है। तो पता होनी चाहिए थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट आ गया फिर से हमारे पास। ये क्या कहता है, फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेलिना मर्कल रिसेंटली रिसीव्ड द नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड। क्या इंपॉर्टेंट है, नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसे मिला? बिल्कुल यही चीज इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ सकता है। हाँ, आपको UNHRC पता होना चाहिए, हाँ इतना नहीं पता होना चाहिए, बट
यार वैसे यूएनएचआरसी तो इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से है, क्योंकि इस समय यूएनएचआरसी का आप ब्रांड एम्बेसडर देखना कौन है, या तो ब्रांड एम्बेसडर या गुडविल ब्रांड एम्बेसडर। इंडिया का एक बहुत फेमस एक्टर है, ठीक है, वो आप खुद देखेंगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना आप खुद नहीं देखेंगे, खुद देखना कौन है यूएनएचआरसी का। बहुत अच्छी बॉडी है उस एक्टर की, ठीक है, देख लेना, फेवरेट होगा कहीं होगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है नानसेन अवार्ड किसे मिला, ठीक है। मीना रीजन वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्रिप्टो अडॉप्टर, तो मिडल ईस्ट का एक ये रीजन है मीना, मीना रीजन कहते हैं इसे, सबसे जल्दी इसने क्रिप्टो को अडॉप्ट करा है सबसे तेजी से, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ कंसेप्ट नोट टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी। अब ये सीबीडीसी क्या है? द पर्पस ऑफ द कंसेप्ट नोट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सीबीडीसी, स्पेशली द फीचर ऑफ डिजिटल रुपी। तो एक कंसेप्ट नोट निकाला है किसने? आरबीआई ऑफ इंडिया। आरबीआई ऑफ इंडिया का नाम आ गया तो आप क्या देखेंगे? आप सबसे पहली चीज ये देखेंगे आरबीआई ऑफ इंडिया गवर्नड बाय विच एक्ट, और किस ईयर में आया था, ठीक है, किस ईयर में आया था, और कौन इसका पहला वो था गवर्नर आरबीआई का? कोई अंग्रेज था, ठीक है, उसका नाम एक बार गूगल कर लेना, गूगल मत करना, हाँ गूगल में मिल जाएगा, वैसे गूगल कर लेना, ठीक है, आरबीआई ऑफ इंडिया का पहला जो गवर्नर था और कब आया था ये आरबीआई। और ये सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसके बारे में एक डिजिटल कंसेप्ट नोट निकाला है ताकि इसके बारे में अवेयरनेस हो। अब ये सीबीडीसी क्या है? सीबीडीसी जैसे आपका बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन आपका एक डिजिटल करेंसी है, वैसे आरबीआई ने भी अपनी एक डिजिटल करेंसी निकालने का सोचा है। उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ना, तो उसी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए अब उन्होंने एक नोट निकाला है ताकि लोगों को अवेयरनेस फैले इसके लिए, सीबीडीसी के लिए। इट इज कॉल्ड फॉर द अमेंडमेंट, एक सेकेंड, it called for the amendment of the Reserve Bank of India Act to include digital rupee in the definition of term banknote, and also insert a new section in the Act to encompass feature concerning the CBDC along with the necessary exemptions। ठीक है, एक्ट में कुछ चेंजेस करके डिजिटल रुपी की डेफिनेशन को ऐड करा जाएगा, ठीक है। तो सीबीडीसी क्या है? हमारी डिजिटल टोकन होगा जो भी आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, मोढेरा इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर विलेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। द मोढेरा विलेज इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात बिकेम द फर्स्ट 24/7 सोलर पावर विलेज इन इंडिया। ग्राउंडेड माउंटेन सोलर, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ बट ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये नीचे की कहानी पढ़ सकते हो पढ़ने के लिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, मोढेरा इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर विलेज। इंडिया टू होस्ट 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल। इंडिया 90th जो जनरल असेंबली है इंटरपोल की, इंडिया होस्ट करने वाला है, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरपोल क्या है, इंटरपोल का हेड कौन है, कहाँ पे है इंटरपोल, और इंटरपोल के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या हो जाता है, इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है? क्या है इंटरपोल की फुल फॉर्म? बंदों को लगता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस, बिल्कुल वही है, लेकिन इंटरनेशनल पुलिस नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ही है इसकी, ठीक है। तो इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस, जो कि इसकी जो ये वर्ड्स हैं इन्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता, तो इसका आपको सेक्रेटरी जनरल पता होना चाहिए कौन है, ठीक है, और कहाँ पर है ये, इसका पता होना चाहिए। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। द मीटिंग विल बी अटेंडेड बाय 2000 ओवरसीज डिग्निटरीज इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, पुलिस चीफ एंड पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है। जनरल असेंबली इज टेकिंग प्लेस इंडिया आफ्टर 25 ईयर्स, तो जनरल असेंबली की इंडिया होस्ट कर रहा है 25 ईयर्स बाद कोई, और इससे पहले 1997 में हुई थी, ठीक है, तो 25 साल बाद हो रहा है। इनिशिएटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जनरल असेंबली इज द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरपोल, ओके, ठीक है। 90 मिलियन रिकॉर्ड, ये सारी फालतू की बातें हैं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 1997 में लास्ट हुई थी और आज इस बार 25 साल बाद हो रहा है। ये 25 साल बाद इंपॉर्टेंट नहीं है और 1997 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इसको याद रख लेना, फिर भी पढ़ लेना, 1997 पे जोर दे देना थोड़ा सा। और ये इंटरपोल के बारे में 90th होस्ट कर रहा है इंडिया जनरल असेंबली की, ठीक है। Multidisciplinary Monitoring Agency MDMA. The Indian government recently disbanded the MDMA that was set up to investigate the assassination of former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi. MDMA was set up on the recommendation of MC Jain Commission. ब्लू में जो मार्क कर रखा है इसको जरूर लिख लेना, जरूर लिख लेना, जरूर लिख लेना, फिर बता रहा हूँ। MC जैन कमीशन क्यों बनाया गया था? फॉर लुकआउट इन द assassination of former prime minister और द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी, ठीक है। तो MC जैन कमीशन राजीव गांधी जी के लिए बनाया गया था। इंदिरा गांधी के लिए कौन सा बनाया गया था? ठक्कर कमीशन, ठक्कर कमीशन इंदिरा गांधी। लिख लेना, इसी के साथ नोट्स में लिख लेना,
काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम महात्मा गांधी के लिए भी, महात्मा गांधी के लिए कौन सी बनाई गई थी, महात्मा गांधी के लिए बनाई गई थी कपूर कमीशन। कपूर कमीशन बनाई गई थी महात्मा गांधी के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यार इसको ना एक बार चेक कर लेना, मैं वीडियो वैसे ही बना रहा हूँ जल्दी जल्दी में, ठीक है, लेकिन आप इसको चेक कर लेना, मैं कोई अभी क्योंकि गूगल नहीं कर सकता ना यहाँ पे, ठीक है। इसको चेक कर लेना, कपूर कमीशन महात्मा गांधी के लिए बनाई थी, और सुभाष चंद्र बोस के लिए बनाई गई थी खोसला कमीशन। सुभाष चंद्र बोस के लिए बनाई गई थी खोसला कमीशन, ठीक है। ये चार मैंने आपको बता दिए, चार पांच, इन सबको लाइन से लिख लेना। जो भी आपकी कमीशन एंड कमिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी लॉ एग्जाम के लिए, तो उसमें आती ही आती हैं, तो आप ये एमसी जन कमीशन लिख लेना इनके लिए, ठक्कर कमीशन इंदिरा गांधी, खोसला कपूर कमीशन महात्मा गांधी एंड खोसला कमीशन फॉर सुभाष चंद्र बोस। राजीव गांधी बिकम द यंगेस्ट अच्छा, ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, रहे हैं 40 की एज में, आज तक कोई भी नहीं बना, यही है अभी तक, ठीक है। हिज असैसिनेशन ऑकर्ड बिकॉज ऑफ अ सुसाइड बॉम्बिंग इन श्री पेरुम्बुदुर by LTT and खालिस्तान लिबरेशन फोर्स एंड नेशनल काउंसिल ऑफ खालिस्तान। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इनके असैसिनेशन में इन्वॉल्व थी, ठीक है। पता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी तक के, राजीव गांधी। मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड किसे मिला है, तो भैया हैदराबादी हलीम को मिला है, देख लो ऐसी होती है हैदराबादी हलीम, ये होती है, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे रह गया। जीआई प्रोडक्ट आर गवर्न्ड बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, ये रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अब ये जीआई जो एक्ट है ये किसके अंडर है, क्या क्या है ये, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसके बारे में आप प्रॉपर एक चैप्टर पढ़ेंगे जब आप तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें आता है ये, आपको पता होना चाहिए इसका ईयर, इंपॉर्टेंट है। और क्या इसके साथ किस किस का ईयर पता होना चाहिए, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट और डिजाइन और जीआई, इन सब के ईयर तो आपको पता ही होने चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है। इंटरपोल लॉन्चेस फर्स्ट एवर मेटावर्स फॉर लॉ इन्फोर्समेंट वर्ल्ड वाइड। अब मेटावर्स क्या होता है, मेटावर्स एक तरह का वर्चुअल वर्ल्ड होता है जहां पर आप वर्चुअली प्रेजेंट हो सकते हो, ठीक है। तो मेटावर्स के बारे में आपको ज्यादा, मैं ज्यादा देखो इतना ज्यादा डीप मुझे भी नहीं पता, बट हाँ मेटावर्स एक ऐसा मतलब एक इस तरह का यूनिवर्स है ना एक, जहां पर आप वर्चुअली प्रेजेंट हो, आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो बट वर्चुअली आप प्रेजेंट हो, आप वर्चुअली काम कर सकते हो मेटावर्स में, आप वर्चुअली शॉप्स खोल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बहुत चीजें हो जाती है मेटावर्स में। इंटरपोल ने पहला अपना मेटावर्स लॉ एन्फोर्समेंट के लिए लॉन्च करा है, ठीक है। तो द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेटावर्स स्पेशली डिजाइन फॉर लॉ एन्फोर्समेंट वाज लॉन्च, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यूके प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस रिजाइंस, अब ऋषि सुनक जी बन गए हैं हमारे यूके के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, यूके के पहले भारतीय प्रधानमंत्री। तो ये हमारे ऋषि सुनक जी, देख लो इनको, बढ़िया है, मजा आ गया, ठीक है। ओके भाई, अगर अभी तक भैया इस वीडियो में टिके हुए हैं आप लोग, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आगे भी इसी तरह की वीडियो चाहिए और आपको लीगल करंट अफेयर में मदद चाहिए तो कृपया करके इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर अभी तक देख रहे हो तो लाइक तो कर ही देना भाई, क्योंकि अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब मजा तो आ ही रहा है, तो लाइक करे बिना मत जाना, रात को लेट नाइट वीडियो बना रहा हूँ, बस लाइक कर देना, ठीक है। ओके बाय बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।